अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं फिज़मेटिक्स बाय फरहान आबिद। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्पेशली फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए जो हमारे पास मॉडल पेपर है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची का जारी करता है मैथमेटिक्स का, उसके सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उसके तमाम क्वेश्चन इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे और हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके एमसीक्यूज़ के पोर्शन से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस दफ़ा जो पेपर पैटर्न है कोविड की वजह से उसमें 50% एमसीक्यूज़ हैं पेपर में। तो यानी कि अब इस दफ़ा एमसीक्यूज़ का जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है, तो इसलिए मैं आपके लिए उनका सोल्यूशन लेकर आऊँ। उसके बाद हम सेक्शन बी और सेक्शन सी भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो आइए चलते हैं एमसीक्यूज़ के पोर्शन की तरफ। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छा, इससे पहले आप अपने सामने जो है अपने साथ पेंसिल और पेपर लेकर और साथ में मॉडल पेपर अपने सामने लेकर बैठें, ताकि यहाँ से साथ साथ आप भी सॉल्व करते जाएं, आप भी टिक करते जाएं और आपको पता चलता जाए कि कौन सा क्वेश्चन नंबर जो है वो सॉल्व हो रहा है, किसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो हमारे पास आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के बोर्ड पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लेट ए सेट इक्वल्स 0 1, बी सेट इक्वल्स 1 2 एंड सी सेट इक्वल्स 2 3, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स। तो देखिए हमें तीन सेट दिए हुए हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी, और हमसे कहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया जाए। तो हम सिंपल सी बात है, पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे, फिर उसका ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी का स्टूडेंट्स आपको तरीका आता है कि दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होता है वो उनको हम जो है वो एक सेट के अंदर लिख लेते हैं। तो इन बी और सी सेट्स में 2 कॉमन है, तो इस तरह हमारे पास बी और सी का जो इंटरसेक्शन आया है वो 2 आया है। और अब अगर हम इसका ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट इवैल्यूएट करेंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, बाइनरी रिलेशन बनाते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो इस सेट पहले सेट के हर एक एलिमेंट का दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा। तो ए हमारे पास है 0 1, स्टूडेंट्स ए हमारे पास है सेट ए की वैल्यू है 0 1 एंड देन कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट बी इंटरसेक्शन सी की हमारे पास वैल्यू है 2। अगर हम इसको इवैल्यूएट करेंगे तो 0 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, यानी 0, 2, देन और 1 का भी 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो है 0, 2 एंड 1, 2 एक सेट, एंड दिस इज द ऑप्शन नंबर 3 इन योर पेपर। तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है पहले सवाल का। और स्टूडेंट्स फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। उसमें भी हमें कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ अ सेट यू, दो सेट हैं ए और बी, और वो एक और सेट U के सबसेट है। U आमतौर पर यूनिवर्सल सेट हम उसको कंसीडर करते हैं, एंड यूनिवर्सल सेट इज एक्चुअली द सेट ऑफ ऑल द इज एक्चुअली अ सेट जिसमें तमाम वो सेट जो जिन पर हम काम कर रहे होते हैं उनका जो सुपर सेट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो A और B दो सेट हैं और वो सेट U के सबसेट्स हैं, और A और B का यूनियन जो है वो U के इक्वल आता है, A यूनियन B इक्वल्स U। तो फिर कह रहे हैं कि सेट A और B आपस में क्या कहलाते हैं, ये क्या है। तो ये एक डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, बेसिकली ये याद रखने वाली बात है कि अगर दो सेट्स का यूनियन कोई तीसरा सेट आता हो तो वो दो सेट्स जो हैं उस तीसरे सेट के लिहाज से एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि A और B का यूनियन U के बराबर आ रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि A और B जो हैं वो एग्जॉस्टिव सेट्स हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ए है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल्स 3 - 4i इज, यानी आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल टू 3 - 4 आयोटा और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हमारे पास जो है वो एक फार्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फार्मूला हमें याद नहीं होगा तो फिर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। आपको पता है कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है a प्लस आई बी की फॉर्म में, तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं उसको हम z इनवर्स लिखते हैं, और वो आपके पास होता है a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, यानी ये माइनस जो है वो फार्मूले का लगता है। इसका मतलब ये कि जो सेकंड नंबर होता है आयोटा वाला, इसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है जी, तो ये फार्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है। आयोटा के साथ जो नंबर लिखा होता है वो b होता है, ये a होता है। ठीक है, और -4 है एक्चुअली, क्योंकि इसका नेगेटिव साइन भी इंक्लूड है। तो फार्मूले के मुताबिक अगर हम इसका इनवर्स निकालेंगे तो आपके पास होगा a यानी 3 अपॉन a स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर, फिर माइनस इनटू ये माइनस फार्मूले का है और इसका अपना साइन भी नेगेटिव है, तो माइनस इनटू -4 पॉजिटिव हो जाएगा। और ये फिर b की वैल्यू 4 है, आयोटा भी साथ में आएगा, यहाँ भी आयोटा आएगा, और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस वही 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो हम इसको इवैल्यूएट करेंगे तो स्टूडेंट 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो 25 बनेगा, फिर प्लस सिमिलरली यहाँ पर भी 25 बनेगा। तो ये आपके पास आता है 3/25 प्लस 4/25 आयोटा, एंड दिस इज ऑप्शन 3। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इस तरह यानी कि क्वेश्चन 3 में आपका करेक्ट ऑप्शन थर्ड है, इसको आप सी भी कह सकते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फैक्टर्स ऑफ 4x² प्लस 9y² आर। तो इसके ऑप्शन से मैं आपको बताता हूं। पहला ऑप्शन इसका दिया हुआ है, पहला ऑप्शन इसका है 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। इसी से हम चेक करते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे या फार्मूला लगाएंगे, तो अगर ऊपर वाला क्वेश्चन इससे बन जाता है तो ये करेक्ट ऑप्शन है, नहीं तो फिर हम आगे ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर हम देखें ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में हमें एक्सप्रेशन गिवन है, पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो इस पर जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9y और आयोटा स्क्वायर, आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। और आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो वो माइनस और ये -1 जब मल्टीप्लाई होंगे यानी 4x स्क्वायर माइनस इस -1 से जब मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 9y स्क्वायर हो जाएगा। तो इनको हमने जब मल्टीप्लाई किया तो इससे ये चीज बन गई, और यही हमारा क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके फैक्टर्स यही वाले बनते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए आपको बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। z1 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2i, और z2 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 - 2i, और कहा गया है कि z1.z2 का आपके पास रियल पार्ट क्या होगा। तो z1.z2 का मतलब क्या है कि z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर जो आएगा उसका रियल पार्ट क्या होगा। तो रियल पार्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है, वो टर्म जिसमें आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होती है, और वो टर्म जिसमें आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, एक तो आप इसको मैनुअल मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप इसकी हर टर्म को उसकी हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और एंड में सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, बट दैट इज अ बिट लेंथी। लेकिन अगर आपको फार्मूला याद है प्रोडक्ट का, तो आपको पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 * z2, तो उसका फार्मूला ये होता है कि ac - bd रियल पार्ट होता है, ad + bc इमेजिनरी पार्ट होता है। तो a और b जो है वो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं, जबकि c और d जो है वो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू -2 है। तो अब अगर हम इसको क्योंकि हमें सिर्फ रियल पार्ट मांगा है तो हम इसी को यूज करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को छोड़ देंगे। तो ac मींस 3 * 5, ठीक है जी, और फिर ये माइनस फार्मूले का है, और फिर आपके पास है bd, तो b की जगह आपके पास स्टूडेंट्स 2 आएगा, और आपके पास ये है d, तो d की जगह आपके पास -2 आएगा। ठीक है, ये माइनस फार्मूले का और ये माइनस इसका अपना है। तो ये आपके पास स्टूडेंट हो जाएगा 3 5s are 15 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2s are 4, तो दैट इज 19। तो यानी कि z1.z2 का जो रियल पार्ट होगा वो 19 होगा। स्टूडेंट, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व करेंगे तो एट द एंड आपके पास जो आंसर आएगा उसमें 19 विदाउट आयोटा होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन 19 है, जो कि ऑप्शन 4 है, यानी कि ऑप्शन डी। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर हम 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 क्वेश्चन हमें कह रहा है कि if b square minus 4ac is less than 0 and less than 0 means a negative. When a number is less than 0 it means it is negative. Then the roots of a quadratic equation are.
तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पर क्या फर्क पड़ता है, मतलब वो क्या होंगे। तो ये चीज आपको स्टूडेंट जानी पहचानी लग रही होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है स्टूडेंट्स, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a, जिसमें ये वाली टर्म जो स्क्वायर रूट के अंदर है इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। और इसको डिस्क्रिमिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की नेचर के बारे में बताता है कि वो रूट्स क्या है, रियल है, इमेजिनरी है, आपस में इक्वल है या डिफरेंट है, इस बिना पर ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। अच्छा जी, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये चीज नेगेटिव हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर अपेयर हो रही है, और आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर अपेयर हो जाए तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उसमें आयोटा आ जाता है। तो इसका मतलब अगर ये नेगेटिव होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होंगे। अब इसका रियल और कॉम्प्लेक्स का जवाब तो मिल गया कि कॉम्प्लेक्स होंगे, लेकिन अब इक्वल और अनइक्वल का जवाब बाकी है। तो इधर आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स ये है b प्लस माइनस, तो मतलब एक दफा प्लस हो रहा है b के साथ और एक दफा माइनस हो रहा है, तो वो दो डिफरेंट आंसर्स देगा, मतलब b प्लस सम कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देन b माइनस सम कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो इक्वल भी नहीं होंगे यानी अनइक्वल होंगे। तो इसका हमारा आंसर आता है कि अगर ये नेगेटिव होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अनइक्वल और कॉम्प्लेक्स होंगे, जो कि आपके पेपर में सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 6 इज बी या सेकंड ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास 7 क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 27 इज, कह रहे हैं 27 के जो तमाम क्यूब रूट्स होंगे उनका प्रोडक्ट यानी उनकी मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगा। तो क्यूब रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि क्यूब रूट्स हैं तो 3 ही रूट्स आएंगे। ऑर्डर जो है ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन नंबर ऑफ रूट्स के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स एक तो ये है कि हम इसको ट्रिक से कर लें। ट्रिक ये है कि अगर आपको कोई भी नंबर गिवन होता है जो परफेक्ट क्यूब की शक्ल में होता है, परफेक्ट क्यूब का मतलब है किसी नंबर का होल क्यूब होता है, जैसे 1 का क्यूब जो है वो खुद 1 है तो 1 इज अ परफेक्ट क्यूब। इस तरह 2 का क्यूब जो है वो 8 है तो 8 इज अ परफेक्ट क्यूब। 3 का क्यूब जो है वो 27 है तो 27 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो इस तरह अगर आपको कोई नंबर गिवन और कहा जाए कि इसके क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, वही नंबर जो नंबर दिया हुआ है वही होता है, वही उसका आंसर होता है। यानी कि इफ यू आर गिवन कोई नंबर ए आपको दिया जाए रियल नंबर और कहा जाए कि इसके क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, तो वही ए दोबारा होगा, बशर्ते ये कि ए परफेक्ट क्यूब हो। तो यहाँ पर इसका आंसर है 27, जो कि आपके पास, तो स्टूडेंट्स जो आपके पास ऑप्शन सी है, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन यानी कि इसका आंसर आएगा 27। अब अगर स्टूडेंट्स आप ये देखना चाहते हैं कि कैसे इस तरह ये 27 आता है या कोई नंबर आता है, तो मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने लगा हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स ने डायरेक्ट कर लिया है वो तो इसके आगे से वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन जो इसका सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इससे आगे ऑनवर्ड में इसको सॉल्व करा रहा हूँ कि कैसे 27 आता है, तो देख लीजिए। तो अब हमारे पास मैं कहूँगा स्टूडेंट्स के लेट, तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने कहा कि उसको सॉल्व कराता हूं मैं, तो उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स, तो हम पहले 27 के क्यूब रूट्स फाइंड करते हैं। तो हमने कहा लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ 27, इसका मतलब x क्यूब इज इक्वल टू 27 होगा और x क्यूब माइनस 27 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 27 यहाँ शिफ्ट कर दिया, माइनस हो गया, वहाँ 0 रह गया। 27 3 का क्यूब है तो ये x क्यूब माइनस 3 क्यूब इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला हो गया जो बराबर होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 3 है, तो a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इक्वल 0। तो अब अगर हम ये वाला फैक्टर 0 के इक्वेट करेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा और ये वाला फैक्टर भी 0 के इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू 3 आ जाएगी, यानी 27 का एक क्यूब रूट आ गया है जो कि 3 है। और जो दूसरी वाली जो फैक्टर है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टूडेंट्स इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए सॉल्व किया। इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 9 है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। तो माइनस 3 अपनी जगह आएगा, प्लस माइनस वैसे ही आएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है स्टूडेंट्स और 4 9s आर 36। तो स्टूडेंट्स अच्छा यहाँ पर एक करेक्शन है कि ये 3 अंडर रूट 3 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ से 9 आएगा स्टूडेंट्स
और यहाँ से 27 आएगा, 36 आएगा सॉरी। तो 9 में से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आएगा -27। और 27 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 3√3 के बराबर होता है, और चूंकि नेगेटिव भी आएगा तो नेगेटिव साइन की वजह से आयोटा भी आ जाएगा। तो बेसिकली ये पूरी टर्म यानी 3² - 4 9 36 ये कुल मिला के 3√3 आयोटा के बराबर होती है। तो अभी आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स इनमें 3 कॉमन है, तो मैंने 3 कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया -1 प्लस माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। और स्टूडेंट्स आपने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये दो रूट्स हैं, ठीक है, यूनिटी के क्यूब रूट्स हैं, जिसमें एक को ओमेगा कहते हैं, -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइड बाय 2 को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा जो प्लस वाला है -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइड बाय 2 उसको हम ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली ये x = 3 ओमेगा और x = 3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये बाकी के दो क्यूब रूट्स भी आ गए हैं 27 के। तो टोटल हमारे पास 3 क्यूब रूट्स आ गए। अब इनका हम प्रोडक्ट निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहला क्यूब रूट है 3, दूसरा क्यूब रूट है 3 ओमेगा और तीसरा क्यूब रूट है 3 ओमेगा स्क्वायर। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो 3 3 are 9, 9 3 are 27 और ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा क्यूब बनेगा। और स्टूडेंट्स यू आर वेरी वेल अवेयर, आपको पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। इसकी डेरिवेशन आपके बुक में मौजूद है, आपको टीचर ने करवाई होगी। तो ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट करेंगे तो 27 × 1 से 27 आएगा। तो इस तरह हमने देखा कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ 27 इज 27। तो स्टूडेंट्स ये इसके ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। कह रहे हैं आपके पास चार ऑप्शन में 4 इक्वेशंस दी हुई हैं। कह रहे हैं कि 3 इनमें से कौन सी इक्वेशन का रूट है, रूट मीन आंसर है इसका। तो इसको चेक करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि 3 को इन इक्वेशन में पुट कर दें, वो वेरिएबल की जगह जो कि यहाँ पर y है, तो जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई से मतलब है कि उसके राइट हैंड साइड पे 0 है, तो 3 पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड से भी 0 आ जाए, तो वो उस इक्वेशन का रूट होगा। तो लेट्स टेक फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, y² - 5y + 6। तो इसमें अगर हम y की जगह 3 पुट करेंगे 5 × 3 हो जाएगा, और सॉरी पहले हमारे पास y² है, तो 3² - 5 × y यानी 5 × 3 + 6 और इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स ये 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -5 3 are 15 + 6 इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स ये दोनों ऐड हो जाएंगे 9 और 6, तो ये दोनों ऐड होकर 15 और ये माइनस का 15 इक्वल 0। तो ये दोनों स्टूडेंट्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो 0 इक्वल 0। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ही सेटिस्फाई हो रही है। तो आपका स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, y² - 5y + 6 इक्वल 0। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन y² - 5y + 9 इक्वल 0, then the value of square root of alpha over beta plus square root of beta over alpha is। कह रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y² - 5y + 9, तो इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो फिर अल्फा अपॉन बीटा का स्क्वायर रूट प्लस बीटा अपॉन अल्फा के स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इस इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करें, यानी इसको सॉल्व करके इसके रूट फाइंड आउट करें और फिर वो यहाँ पर पुट करके वो वैल्यूज अल्फा और बीटा की इसकी वैल्यू इवैल्यूएट कर रहे हैं, या फिर स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की फॉर्म में ले जाएं और फिर वैल्यूज पुट कर दें। क्योंकि आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स होता है और अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, जिनके फार्मूले हम ऑलरेडी जानते हैं। तो हमारे पास जब भी इस तरह अल्फा और बीटा की कोई इस तरह उलझी हुई इक्वेशन आती है, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म आती है, तो उसको सिंपलीफाई करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की फॉर्म में लेकर आते हैं। तो मैं उसको इस तरीके से स्टूडेंट्स करवाता हूँ कि हमारे पास अगर मैं इसको पहले देखूंगा अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स आपको पता है बराबर होता है -b/a के। तो इस इक्वेशन में अगर देखें हम स्टूडेंट्स तो b की वैल्यू है -5, ठीक है जी, ये b की वैल्यू है, तो मैं यहाँ रखूंगा ये माइनस फार्मूले का है स्टूडेंट्स, और ये -5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय a की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 है, ठीक है, नथिंग मीन 1, तो a की वैल्यू 1 है। तो स्टूडेंट्स ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 5 हो जाएगा, अकाउंट में 1 पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5। इस तरह आपको पता है स्टूडेंट्स के जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा वो बराबर होता है c/a के, ये आप पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स।
तो यहाँ c की वैल्यू ये है, लास्ट जो कांस्टेंट टर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो c होता है। तो c की वैल्यू आपके पास 9 है स्टूडेंट्स, और a की वैल्यू वही 1 है, तो 9/1 मींस 9। तो स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 5 आ गई और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू 9 आ गई। अब हम इस एक्सप्रेशन को लेते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन को हम यूं लिख सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट तमाम वेरिएबल्स पर अलग-अलग हम कर रहे हैं, यानी अल्फा इन दोनों पे रूट अलग कर दिया, इस तरह इन दोनों पर भी हम ये रूट अलग-अलग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स जब हम इसका एलसीएम करेंगे तो स्टूडेंट्स ये इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि एलसीएम लेते हुए आप डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट ले लेते हो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, मींस इस टर्म के नीचे जो डिनोमिनेटर होते हैं वो इधर मल्टीप्लाई होते हैं और ये वाली टर्म वहाँ मल्टीप्लाई होती है। तो स्टूडेंट्स अंडर रूट अल्फा जब अंडर रूट अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट्स ये अंडर रूट अल्फा का स्क्वायर बन जाएगा रूट का। तो इस तरह ये बीटा इंटू बीटा जो है वो बीटा स्क्वायर बन जाएगा रूट समेत। तो स्टूडेंट्स ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली स्टूडेंट्स आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगी अल्फा प्लस बीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा इंटू बीटा। तो ये वैल्यू स्टूडेंट हम ऑलरेडी इवैल्यूएट कर चुके हैं, अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास 5 है अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स 9 है। तो 5/3 जो है आपके पास आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 9 का रूट होता है 3 और हम यहाँ पॉजिटिव रूट को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका आंसर आता है स्टूडेंट्स 5/3, जो आपके पेपर में थर्ड ऑप्शन यानी ऑप्शन सी है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। ओके, तो स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 10th क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 4 6 एंड सो ऑन इज, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन 10 हमारे पास कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 4 6 इज। तो आपके पास एक सीक्वेंस दी हुई है 2 4 एंड 6 एंड सो ऑन, कह रहे हैं इसके पहले n टर्म का सीक्वेंस सम क्या होगा। तो स्टूडेंट्स पहले तो आप इसको आइडेंटिफाई करें, क्योंकि हमारे पास 3 तरह की सीक्वेंस आपने बुक में पढ़ रखी है चैप्टर 6 में, अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं, इस तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आप इसको देखिए स्टूडेंट्स, तो 2 टर्म से तो आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कम से कम आपके पास 3 टर्म्स होनी चाहिए जब भी आप एक सीक्वेंस को करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो तीनों टर्म में आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म 2 है, फिर वो अगली टर्म 4 है, मतलब 2 में 2 ऐड हो गया 4 बन गया, इस तरह फिर 4 में 2 ऐड हो गया तो वो 6 बन गया है। तो दिस इज एपी, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और उसकी पहली टर्म यानी a जो है वो b है, जबकि कॉमन डिफरेंस यानी d जो है वो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करेंगे हम, यानी 4 - 2 अगर हम करेंगे तो वो भी 2 आ जाएगा, और n की जगह तो हम स्टूडेंट्स n ही रखेंगे बिकॉज इसने n टर्म्स का सम पूछा है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसमें सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास स्टूडेंट्स होता है n/2 * 2a + n-1 टाइम्स d। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये n/2 इनटू ये हो जाएगा 2 टाइम्स a की जगह 2 आएगा, a मींस फर्स्ट टर्म, प्लस n-1 वैसे ही आएगा और d की जगह 2 आएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है इस टर्म में, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप 2 कॉमन ले लीजिए। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास ये कुछ ये वाला 2 रह गया, प्लस यहाँ पर n-1 की टर्म रह गई, और इन दोनों में से 2 आप कॉमन कर चुके हैं स्टूडेंट्स। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आपके पास बचेगा 2 और ये 2 - 1 स्टूडेंट्स, तो 2 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास बचेगा 1 और प्लस का n, और स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो n × 1 से n आएगा और n × n से n स्क्वायर आएगा। तो इसको अगर आप रीअरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉरी, तो n स्क्वायर प्लस n आपके पास इसका आंसर आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स आपके पास n स्क्वायर प्लस n है, जो कि आपके पेपर में फर्स्ट ऑप्शन है यानी ऑप्शन ए। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 11 है 1x² and 6 - x² will form a GP if x is equal to, यानी हमें 3 टर्म्स दे रखे हैं 1x² और 6 - x², कह रहे हैं x की किस वैल्यू के लिए ये तीनों टर्म्स एक GP बनाएंगी।
इसका मतलब है हमें गिवन कंडीशन ये है कि ये तीन टर्म जीपी बना रही है और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स के जीपी की कंडीशन ये होती है T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2। ये R के बराबर होता है कॉमन रेशियो, यानी the ratio of the third and the second term is equal to the ratio of the second and the first term and so on। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम वैल्यूज पुट करें तो ये T1 है स्टूडेंट्स, ये T2 है और ये T3 है। तो ये सारी वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास बनेगा T2 की जगह x स्क्वायर आएगा अपॉन T1 की जगह 1 आएगा, उसको हम ना भी लिखे तो फर्क नहीं पड़ेगा। T3 की जगह स्टूडेंट्स x6 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और T2 की जगह अगेन स्टूडेंट्स x स्क्वायर आएगा। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स अगर हम इसको सॉल्व करें मजीद तो ये हमारे पास x स्क्वायर जब इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा तो ये x की पावर 4 बन जाएगा इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसी इक्वेशन है जो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में भी मिडिल टर्म ब्रेक के जरिए सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिएगा कि इसके फैक्टर्स अगर हम करेंगे x इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसके माइनस 6 है, तो 1 और माइनस 6 का प्रोडक्ट जो है वो माइनस 6 आएगा। और इसके अलावा अगर हम इनके फैक्टर करेंगे तो वो फैक्टर हमारे पास 2 और 3 बनेंगे, लेकिन हमें 3 को पॉजिटिव रखना होगा और 2 को नेगेटिव रखना होगा तो फैक्टर्स बनेंगे। तो ये हमारे पास ये आपके पास हो जाएगा x की पावर 4 फिर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स इनमें से x स्क्वायर कॉमन लेने पर ये हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 और इनमें से 3 कॉमन लेने पर स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल 0। फिर आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि ये टर्म और ये टर्म ये 2 है, ये कॉमन आ रही है तो हम x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0 और इस तरह x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि आप माइनस 2 को वहाँ लेके जाएंगे प्लस 2 हो जाएगा और उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2 के ऊपर रूट आ जाएगा। तो x की एक वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है जी। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। और आपको पता है कि जब किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ जाता है तो वो इमेजिनरी बन जाता है, तो हम ये वाला केस कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आती है स्क्वायर रूट ऑफ 2, जो कि आपके पास पेपर में ऑप्शन डी है। तो यानी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमारे पास 12th क्वेश्चन है द HM between 1/2 and 1/4 is HM मीन हार्मोनिक मीन। तो आपको 1/2 और 1/4 का हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, हम हार्मोनिक मीन का फार्मूला लगाएंगे और हम जानते हैं कि h बराबर होता है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b के a से मुराद ये टर्म होती है और b से मुराद ये दूसरी, वो जिन दो टर्म्स के बीच आपने HM फाइंड करना होता है उनमें से फर्स्ट a होती है और सेकंड b होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, 2 वैसे ही आएगा, a की जगह स्टूडेंट्स 1/2 आएगा और b की जगह 1/4 आएगा, अपॉन में a प्लस b हो रहा है तो 1/2 प्लस 1/4। स्टूडेंट्स अब ये सिंपल सी एक्सप्रेशन है अलजेब्रा के जरिए होगी, आप छोटी क्लास में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर चुके हैं। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 2 से 2 कटेगा स्टूडेंट्स, आपके पास 1/4 बचेगा और ये डिवाइडेड बाय इस वाली डिवीजन के लाइन के बजाय मैं ये इस फॉर्म में डिवाइड लगा रहा हूँ। और फिर ये 1/2 प्लस 1/4 को एलसीएम जब करेंगे तो 2 और 4 का प्रोडक्ट 8 आएगा और 4 यहाँ मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा प्लस 2 1 और 2। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये बन रहा है 1/4 और ये डिवाइड को अब मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर दूंगा और ये 4 प्लस 2, जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो सेकंड टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है, पलट जाती है। तो ये वाली इसकी नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी नीचे चला जाएगा और नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाएगी। तो अब ये बन जाएगा 8 अपॉन ये 4 प्लस 2 6। और स्टूडेंट्स अब ये इसको काटेंगे तो 4 1 और 4
4 2s are 8, then 2 1s are 2, 2 3s are 6. तो स्टूडेंट्स फाइनली आपके पास आएगा 1/3. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो आपके पास है 1/3. ठीक है जी. अच्छा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं स्टूडेंट्स. इफ 1/15 1/20 and 1/25 are in HP, then 15, 20 and 25 will be in. तो स्टूडेंट्स हमें तीन टर्म्स दे रखी हैं 1/15 और 1/25 देन 1/20 सॉरी 1/25. कह रहे हैं तीनों टर्म HP में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है. तो फिर इनका रेसिप्रोकल लिया गया है, इनको उलट दिया गया है. 1/15 का रेसिप्रोकल 15 और तीनों का रेसिप्रोकल किया गया है. तो कह रहे हैं कि इनके रेसिप्रोकल फिर कौन सी प्रोग्रेशन बनाएंगे. तो स्टूडेंट्स ये सिंपल सी बात है, डेफिनेशन है, आपको पता है कि अगर हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के तमाम टर्म का रेसिप्रोकल ले लें तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाती है. इस तरह अगर हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन के तमाम टर्म्स का रेसिप्रोकल लेंगे तो अगेन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी. तो चूंकि ये हार्मोनिक, ये तीन टर्म्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन बना रही हैं, ये गिवन है और फिर इन्हीं का रेसिप्रोकल लिया गया है, तो डेफिनेटली ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी बनाएंगी. तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स है कि ये एपी है. और ये आपका पेपर में इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, सेकंड ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन बी. तो दिस इज करेक्ट आंसर. अच्छा, इसका भी स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लें कि 1/3 जो है आपका थर्ड ऑप्शन में आ रहा है. तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट है. अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 पर्सन्स कैन बी सीटेड राउंड अ टेबल इज. तो कह रहे हैं कि हमारे पास 7 पर्सन है, टोटल 7 बंदे हैं, उन्हें हमें टेबल के गिर्द बिठाना है. तो हम कितने तरीकों से इनको बिठा सकते हैं. तो स्टूडेंट्स ये सिंपल सर्कुलर परमुटेशन का क्वेश्चन है. आप जानते हैं कि जब आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स में से कुछ सेलेक्ट करना होता है और तमाम के तमाम आप कंसीडर करते हैं, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं छोड़ते, तो उसको हम परमुटेशन यानी NPR के ज़रिए करते हैं. लेकिन जब आप उनकी सर्कुलर अरेंजमेंट करते हैं तो हम उसको कहते हैं सर्कुलर परमुटेशन. और आप जानते हैं कि सर्कुलर परमुटेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है n-1 का फैक्टोरियल, वेयर n इज दिस इंडिकेटेड टर्म या इंडिकेटेड ऑब्जेक्ट के जितने बंदे हैं या जितनी चीजें हैं. तो यहाँ पर n की वैल्यू 7 है. ठीक है जी, ये सर्कुलर परम्यूटेशन का फार्मूला है, सर्कुलर परम्यूटेशन. तो यहाँ पर n की वैल्यू 7 है, तो 7 - 1 का फैक्टोरियल मींस 6 फैक्टोरियल. तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू भी आप इवैल्यूएट कर सकते हैं. ताहम क्योंकि हमें ऑप्शन में फैक्टोरियल की फॉर्म में गिवन है, तो 6 फैक्टोरियल स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट ऑप्शन है. तो हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है. इफ a plus b की होल पावर 11 आपके पास गिवन है, देन इट विल कंटेन. तो फिर नीचे ऑप्शंस में आपके पास बेसिकली इसके टर्म्स की तादाद पूछी हुई है कि a plus b की होल पावर 11 में स्टूडेंट्स टर्म्स की तादाद कितनी होगी. तो ये बेसिकली बाइनोमियल है, आपने चैप्टर 8 में पढ़ा है. a plus b की पावर n से अगर आप इसे कंपेयर करें तो यहाँ n की वैल्यू जो है यानी a plus b की पावर हमारे पास n होती है. तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन के जरिए आप इसको करते हैं. तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि a plus b की पावर n में n+1 टर्म्स होती हैं. n+1 से मुराद क्या है कि ये जो इसका इंडेक्स होता है इसके साथ 1 प्लस करते हैं, एक एक्स्ट्रा टर्म होती है. तो यहाँ तो n नहीं दिया हुआ, अगर आपसे a plus b की पावर n की फॉर्म में दे दे तो फिर आप तो n+1 का ऑप्शन करते, लेकिन यहाँ n की जगह वैल्यू गिवन है 11. तो मतलब आपने 11 में 1 प्लस करना है. तो 11 में 1 प्लस करेंगे स्टूडेंट्स तो 12 आएगा. मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 12, जो कि पेपर में आपके पास ऑप्शन डी है. तो इट विल कंटेन स्टूडेंट्स 12 टर्म्स. ठीक है जी, n+1 टर्म n की वैल्यू 11 है, तो 11 + 1 12 टर्म्स होंगी. ठीक है जी, 11 + 1. और ये आपका ऑप्शन कौन सा है, ये आपका ऑप्शन डी है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 15. अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है. इफ a plus b की होल पावर 13 देन मिडिल टर्म्स विल बी. अब आपसे उसी तरह बाइनोमियल गिवन है लेकिन उसके मिडिल टर्म्स पूछे हुए हैं. तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि मिडिल टर्म भी हम n को देखकर बनाते हैं. ठीक है, ये जो इंडेक्स होता है इसका, अगर ये इवन नंबर हो तो मिडिल टर्म अलग फार्मूले से कैलकुलेट होता है, n+
1 डिवाइड बाई 2 करते हैं, और अगर ये ऑड नंबर हो तो फिर 2 मिडिल टर्म्स निकलती हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि n यहाँ पर 13 है जो कि ऑड है, ऑड नंबर है, तो फिर मिडिल टर्म्स 2 होंगी। एक आपके पास होगी मिडिल टर्म नंबर 1 आपके पास होगी n+1 अपॉन 2 टर्म होगी आपके पास। तो स्टूडेंट n+1 मतलब हुआ 13+1 अपॉन 2, तो 13+1 स्टूडेंट 14 होता है, और 14 डिवाइडेड बाई 2, तो एक आपके पास 7 टर्म होगी, और दूसरी मिडिल टर्म स्टूडेंट्स आपके पास होगी वो होती है n+3 डिवाइडेड बाई 2 टर्म। तो n प्लस यानी कि 13+3 अगर आप करेंगे स्टूडेंट्स तो वो आपके पास बनेगा 16, और 16 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वो स्टूडेंट बनेगा 8 टर्म। तो 2 टर्म जिसमें मिडिल टर्म होगी 7 टर्म और 8 टर्म आपकी मिडिल टर्म है। तो स्टूडेंट्स आपका ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, ठीक है जी, 7n, तो ऑप्शन आपके पास ए है, यानी द 7th टर्म एंड द 8th टर्म्स आर द मिडिल टर्म, क्योंकि n ऑड है तो 2 मिडिल टर्म बनेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहे हैं कि इफ a प्लस b की पावर n यानी बाइनोमियल एक्सपेंशन की जनरल फॉर्म दी हुई है वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब ये जो छोटा ये n है ये कोई भी नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर से मतलब है कि 1 2 3 पॉजिटिव, ठीक है, और देन tr+1 इज इक्वल टू, tr+1 की वैल्यू क्या होती है? तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि tr+1 ये जनरल टर्म फार्मूला है, और ये एक याद रखने वाली बात है, आपको याद होना चाहिए कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में जनरल टर्म फार्मूला होता है NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। स्टूडेंट्स आप NCR को आप यूं भी लिख सकते हैं, NCR की एक और नोटेशन भी है कि ब्रैकेट में आप n और r लिखें और a की पावर n माइनस r इंटू b की पावर r, तो जनरल टर्म फार्मूला ये कहलाता है। और स्टूडेंट्स ये आपका पेपर के अंदर जो ऑप्शन है दिस इज ऑप्शन सी, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, सी के लिए या थर्ड के लिए, क्योंकि यहाँ रेगुलेशन नहीं की गई, हिस्टोरिक करके दिया गया है, तो तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है, आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल ऑफ अ यूनिट सर्कल इज, आर्क लेंथ पूछिए। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 9 में आपने फार्मूला पढ़ा है रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंगल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, s इज इक्वल टू r थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये s जो है ये आर्क लेंथ है, ठीक है जी, r जो है ये रेडियस है सर्कल का, और थीटा जो है ये एंगल है रेडियन में, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ये बात ध्यान में स्टूडेंट्स, ये फार्मूला जब भी आप यूज करेंगे थीटा मस्ट बी इन रेडियन नॉट इन डिग्रीज। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसने आपसे आर्क लेंथ यानी s पूछा हुआ है और कहा है कि सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का मतलब स्टूडेंट्स आप समझ गए, सेमी सर्कल मीन हाफ सर्कल, और हाफ सर्कल में स्टूडेंट्स आपको पता है कि थीटा जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, क्योंकि फुल सर्कल आपको पता है स्टूडेंट्स 2 पाई रेडियन होता है, तो हाफ सर्कल मतलब 2 पाई को 2 से डिवाइड कर दो, पाई रेडियन हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और फिर आगे इसने बोले यूनिट सर्कल, तो यूनिट सर्कल भी स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि वो सर्कल जिसका रेडियस 1 हो उसे यूनिट सर्कल कहते हैं, तो यूनिट सर्कल का मतलब हुआ r की वैल्यू 1। तो बेसिकली इसने आपको थीटा भी दिया हुआ है कि थीटा की वैल्यू पाई रेडियन है, सेमी सर्कल के अल्फाज से हमने समझ जाना है, क्योंकि फुल सर्कल में 2 पाई होते हैं, सेमी सर्कल में हाफ सर्कल में 2 को डिवाइड कर दो तो पाई हो जाएगा, और r की वैल्यू भी गिवन है तो s चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें, r की जगह स्टूडेंट्स आप 1 पुट करेंगे क्योंकि यूनिट सर्कल है, और थीटा की जगह स्टूडेंट्स आप पाई रेडियन पुट करेंगे क्योंकि सेमी सर्कल है, तो 1 मल्टीप्लाई पाई से स्टूडेंट्स पाई आएगा। तो इस तरह आर्क लेंथ पाई यूनिट के बराबर आती है, जो कि आपके पास स्टूडेंट्स थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन सी, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज सी इन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 है sin 2 थीटा इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट ये सिंपल डबल एंगल आइडेंटिटी आपसे पूछी हुई है, तो इसका आपको याद होना ज़रूरी है, यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मेमोरी पे डिपेंड करती है, मेमोराइजेशन पे डिपेंड करती है। तो आप जानते हैं कि sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा के, तो ये आपके पास ऑप्शन डी है। इसके अलावा अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं, आपके पास sin
अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप अल्फा और बीटा दोनों की जगह थीटा पुट कर दें, ठीक है। अल्फा की जगह भी और बीटा की जगह भी, दोनों की जगह थीटा पुट कर दें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में। तो आपके पास यही फॉर्म डिराइव होके आ जाएगी। अल्फा की जगह थीटा आएगा, बीटा की जगह थीटा आएगा, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा, इसका मतलब साइन 2 थीटा। और इधर क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये साइन थीटा कोस थीटा और ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो कोस थीटा साइन थीटा, ये दोनों टर्म सेम हो गई, ऐड हो जाएंगी। तो साइन थीटा कोस थीटा जब 2 दफा हो जाएगा तो 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं अगर आपको ये याद नहीं है, लेकिन अगर आपको याद है तो बेहतर है। तो sin 2 थीटा बराबर होते हैं 2 sin थीटा cos थीटा के, करेक्ट ऑप्शन इज डी। फिर आपके पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 है cos ऑफ u माइनस cos ऑफ v। तो ये भी स्टूडेंट्स एक आइडेंटिटी है, एक फार्मूला है, इसका याद होना आपको जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में भी इसका इस्तेमाल होता है। और अगर नहीं याद है तो फिर वही तरीके के आप उसको पूरा डिराइव करना पड़ेगा, जो काफी लेंथी प्रोसेस होगा और आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। छोटा मोटा सवाल तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बड़े फार्मूले एमसीक्यूज के टाइम में आपके पास नहीं होगा। तो ये दरअसल जो आपके पास फार्मूले थे सम टू प्रोडक्ट, ये वो फार्मूला है, डिफरेंस टू प्रोडक्ट है। तो cos ऑफ u माइनस cos ऑफ v बराबर होता है स्टूडेंट्स माइनस 2 sin ऑफ u प्लस v डिवाइड बाय 2 sin ऑफ u माइनस v डिवाइडेड बाय 2 के। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 है टेंजेंट ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स ये माइनस कोट थीटा के बराबर होता है। ये शायद आपको इतने याद नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, तो इसको आप डिराइव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आप इसको इस फार्मूले से डायरेक्ट डिराइव नहीं कर सकते, हो सकता है आपके जहन में आया होगा कि मैं यहाँ से tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज करूँ, अल्फा की जगह पाई बाय 2 रखें और थीटा की जगह बीटा की जगह थीटा रखें, तो वो आप डिराइव नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि tan पाई बाय 2 डिफाइंड नहीं, अनडिफाइंड है। तो आप डायरेक्ट tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज करके इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। तो आपको sin का भी ये निकालना पड़ेगा और cos का भी ये निकालना पड़ेगा और फिर इनको डिवाइड करेंगे तो फॉर्म आ जाएगी। तो मैं यहाँ मुख्तसरन स्टूडेंट्स कर लेता हूँ कि मैं पहले sin ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स आपको पता है sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है sin अल्फा, अल्फा की जगह यहाँ पाई बाय 2 आएगा, cos बीटा, तो बीटा की जगह स्टूडेंट्स यहाँ थीटा आएगा, प्लस cos अल्फा यानी पाई बाय 2 और sin बीटा तो थीटा आएगा। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि sin पाई बाय 2 1 के इक्वल होता है और cos थीटा रह जाएगा यहाँ पे, जबकि cos पाई बाय 2 0 के इक्वल होता है। तो ये पूरी टर्म वैनिश हो जाएगी, ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, सिर्फ ये टर्म बचेगी, ये 1 होता है। तो बेसिकली आपके पास cos थीटा बचेगा, यानी sin ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा जो है स्टूडेंट्स वो cos थीटा के बराबर होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं ज़रा ऊपर वाला वो हटाऊंगा ताकि जगह बच सके और मैं इसको सोल्व कर सकूं। आई होप कि आप लोगों ने ये कॉपी कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स ऊपर की जानिब पूरी जगह खाली चाहिए होगी। इसी तरह अब मैं cos का भी निकालूंगा। तो अगर मैं cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा करूं तो ये cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है। मैं जानता हूं स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा का मतलब cos अल्फा यानी पाई बाय 2, अल्फा की जगह पाई बाय 2 आएगा, cos बीटा यानी थीटा, ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी, और फिर माइनस, जब यहाँ प्लस होता है cos में तो इधर माइनस लगता है, ठीक है। साइन में सेम है, जब यहाँ प्लस होते हैं तो इधर भी प्लस लगता है, यहाँ माइनस होते हैं तो वहाँ माइनस लगता है, cos में उलट है। तो cos अल्फा cos बीटा फिर sin अल्फा sin बीटा। तो स्टूडेंट cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरी टर्म वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और ये sin पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय बीटा नहीं सॉरी थीटा आएगा यहाँ पे, तो ये माइनस sin थीटा बचेगा स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि cos पाई बाय 2 प्लस थीटा से माइनस sin थीटा है और sin पाई बाय 2 से। अब आप जानते हैं कि tan पाई बाय 2 प्लस थीटा का मतलब क्या होगा, sin पाई बाय 2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स के tan थीटा बराबर होता है sin अपॉन cos के। तो sin पाई बाय 2 प्लस थीटा की वैल्यू स्टूडेंट आपने निकाली थी क्या, आपने निकाली थी cos थीटा डिवाइडेड बाय, जबकि स्टूडेंट्स cos पाई बाय 2 प्लस थीटा की वैल्यू आपने निकाली है माइनस sin थीटा। तो स्टूडेंट्स
cos अपॉन sin cot के इक्वल होता है और साथ में माइनस भी आएगा तो माइनस का cot थीटा। तो इस तरह आपने देखा कि tan पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस cot थीटा के बराबर होता है। और इसको आप tan अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले से डिराइव नहीं कर सकते थे क्योंकि उसमें tan पाई बाय 2 की टर्म आएगी जो कि डिफाइंड नहीं है, यानी उसकी वैल्यू तो वो इन्फिनिटी आता है। कैलकुलेटर में भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो एरर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 22 है। इन अ ट्रायंगल ABC A is equal to B is equal to C, then delta means area of triangle। तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल हो, A is equal to B is equal to C, तो बेसिकली इसने एरिया का आपसे फार्मूला मांगा है कि उसके एरिया का फार्मूला क्या होगा। तो ये एरिया का फार्मूला आपकी बुक में बाकायदा तो मेंशन नहीं है, लेकिन ये हमारे पास होता है कि इसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं जिसकी तीनों साइड बराबर हो। तो उसके एरिया का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/4a²। ताहम ये आपके बुक में क्वेश्चन है, चैप्टर एक्सरसाइज आई थिंक 4.12.4 में क्वेश्चन है जो बाकायदा इसकी डेरिवेशन है। यानी आपके पास जो एरिया का फार्मूला होता है हीरोस फार्मूला जिसको आप कहते हैं s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। इस फार्मूले में स्टूडेंट्स अगर आप a, b और c तीनों की जगह a सब्स्टिट्यूट कर लें और उसको सॉल्व कर लें तो ये फार्मूला डिराइव होके आ जाता है। इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो या तो आपको याद हो डायरेक्टली कि जब तीनों साइड्स बराबर होती हैं तो एरिया का फार्मूला √3/4a² होता है। और अगर याद नहीं होगा तो फिर आपको इसके जरिए डिराइव करना होगा। ये बहुत लंबा हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन है ये, तो वो आपका काफ़ी टाइम ले लेगा। तो इसका ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 3/4a² जो कि पेपर में आपका ऑप्शन डी है। तो हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। आई एम सॉरी कि मैं सबके साथ 13 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, एक 10 डालना भूल गया हूँ। अच्छा, if in a triangle ABC the angle A is at standard position then the law of cosine is। बेसिकली इसने आपसे लॉ ऑफ कोसाइन ही पूछा है कि लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है। लेकिन आप जानते हैं स्टूडेंट्स के लॉ ऑफ कोसाइन को आप तीन डिफरेंट तरीकों से ले सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ अल्फा, इन टर्म्स ऑफ बीटा, इन टर्म्स ऑफ गामा, या उनको एंगल ए कैपिटल ए, एंगल बी यानी कैपिटल बी और एंगल सी भी कहते हैं। तो यहाँ चूंकि इसने मेंशन कर दिया है कि विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए यानी विद रिस्पेक्ट टू एंगल अल्फा, तो आप कोसाइन लॉ को एंगल अल्फा की उसमें लिखेंगे तो आपको पता है आप उसको ऐसे ही लिखेंगे a² = b² + c² - 2bc कोसाइन ऑफ अल्फा। ये भी आपको याद होने वाली चीज़ है कि आपको कोसाइन लॉ याद है। तो अगर आपको वो एंगल बी के रिस्पेक्ट से पूछता तो फिर यहाँ बीटा होता, और जब यहाँ बीटा होता तो फिर ये a और c होते, ये भी a और c होते, यहाँ b² होता। इस तरह अगर वो एंगल c के रिस्पेक्ट से पूछता तो यहाँ पे गामा होता, जब यहाँ गामा होता तो फिर यहाँ पर a और b होते, यहाँ भी a और b थे, यहाँ पर c होता। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन करेक्ट डी है, a² = b² + c² - 2bc cos ऑफ अल्फा। हमारे और लास्ट टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 24 में स्टूडेंट्स आपसे पूछता है इन अ ट्रायंगल ABC sin α/2 = तो स्टूडेंट ये इसने हाफ एंगल आइडेंटिटी पूछी है, लेकिन हाफ एंगल आइडेंटिटी पूछी है लेकिन जो नीचे ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन इस तरीके से हैं कि जो हमने बुक में फार्मूले पढ़े हैं हाफ एंगल आइडेंटिटीज इन टर्म्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल के जो यानी कि साइन कोस वगैरह को जो ट्रायंगल के साइड से कनेक्ट कराए हुए ABC की टर्म में। एक तो दूसरे फार्मूले sin α/2 जो है हमारे पास 1 - cos θ√2 के बराबर होते हैं और इस तरह। तो ये वो वाला नहीं है, यहाँ पर साइड ऑफ ट्रायंगल पूछा हुआ है। तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वो है s - b × s - c / bc का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये याद रखने वाला है, ये आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, अगर बिलफर्ज यहाँ पर बीटा होता जैसे ये sin β/2 तो यहाँ पर फिर ये a और c होते, यानी जो यहाँ पर एंगल होता है उसके ऑपोजिट साइड यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ बीटा है तो साइड b फिर नहीं होगी, a और c हुआ करेगा, नीचे भी a और c हुआ करेगा। इस तरह अगर यहाँ पर एंगल गामा/2 पूछता तो फिर यहाँ पर साइड c नहीं होगी, a और b होंगे, मतलब s - a s - b / ab। ठीक है, तो ये आपसे इसने हाफ एंगल साइन की आइडेंटिटी पूछी इन टर्म्स ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो वो आपको याद होना चाहिए। इसमें ये ऑप्शन आता है, दैट इज ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन 24 में करेक्ट ऑप्शन ए है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन 25 में आपसे पूछा है sin x = 1/2 देन x = यानी sin x की वैल्यू आपको दी हुई है और x की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। ये x की जगह थीटा भी हो सकता था, sin θ = 1/2 देन θ = डजंट मैटर। तो बहरहाल ये एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है स्टूडेंट जो आप चैप्टर 13 में सॉल्व कर चुके हैं। आपने x की वैल्यू निकालनी है
तो अगर साइन x की वैल्यू 1/2 है तो x की वैल्यू हम साइन को शिफ्ट कर देंगे, साइन इनवर्स हो जाएगा। और जब आप अपने कैलकुलेटर से इसको फाइंड करेंगे साइन इनवर्स 1/2 तो वो आपके पास π/6 होगा। वैसे आपको याद भी होना चाहिए स्टूडेंट्स ये, क्योंकि एलाइड एंगल है, एलाइड एंगल की वैल्यूज आपको याद हो तो बेहतर है। एलाइड एंगल से मुराद है 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री etc। तो π/6 होगा। ये एक इसका सॉल्यूशन है। और दूसरे सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स आप इसी को पाई में से माइनस कर दें x की दूसरी वैल्यू के लिए, तो वो आपके पास क्या होगा, पाई माइनस π/6, तो वो स्टूडेंट्स आपके पास 5π/6 आएगा। तो इस तरह इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, π/6 और 5π/6, जो कि आपके पास पेपर में स्टूडेंट्स ऑप्शन बी है। तो सेकंड ऑप्शन या ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने आपके तमाम 25 एमसीक्यूज मॉडल पेपर के आपको सॉल्व करवाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, ये आपके काम आएगा, आपकी हेल्प करेगा। और स्टूडेंट्स मैं भी आपके जहन में ये ख्याल आया होगा कि सर ने इतना टाइम लेके ये सॉल्व करवाया है हर एक, तो पेपर में तो इतना टाइम नहीं होगा। तो उसका सिंपल सा आंसर स्टूडेंट्स ये है कि मैंने आपको समझाने में इतना टाइम लिया है। जाहिर है जब आपको ये खुद से आ रहा होगा तो फिर आप सॉल्व करते हुए इतना टाइम नहीं लेंगे, आप 1 मिनट के या 1.5 मिनट के अंदर हर एक एमसीक्यू सॉल्व कर लिया करेंगे, या उससे कम में भी, क्योंकि इसमें बाद एमसीक्यूज तो सीधी सीधी डेफिनेशन थी, वो तो याद होनी चाहिए थी, बाद सॉल्व करने वाले थे, बाद ट्रिक्स से हो रहे थे। तो प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा दीगर एमसीक्यूज की भी मॉडल पेपर की लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका पेपर इससे कवर हो जाएगा। और किसी क्वेश्चन के लिए, किसी क्वेरी के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा बेहतरी की तजावीज़ दे सकते हैं। चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा ये वीडियो अपने दोस्तों को आप रिकमेंड करें ताकि वो भी देखें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं जल्द ही आपके लिए पेपर का सेक्शन बी और सेक्शन सी भी सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप इस एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।